हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमारी सीडीपी की क्लास है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपके काम आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आज की जो भी क्लासेस हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा ना, वो अभी आपको जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 तक फरवरी, उसी के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप 30 में से 25 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हो ना, इट मीन्स कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अपना स्कोर जरूर बताएं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ से आपको क्लासेस हमेशा मिलती रहेगी जिससे कि आपका सीटेट अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसलिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, मतलब बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। क्या वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है, मिडल चाइल्डहुड है, प्री ऑपरेशनल पीरियड है, या फिर हमारा किशोरावस्था है। तो आप सभी जानते हो कि जो एक ट्रांजिशन है हमारा चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड, उसके बीच में हमारा क्या आता है। यही तो पूछा ना कि बचपन से लेकर वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो आप सभी जानते हो वो है हमारा एडोलसेंस, जिसे हम किशोरावस्था बोलते हैं। तो काफी घुमा के क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, और ये तो मैंने कराया भी हुआ है। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। देखिए, मैंने हमेशा से बताया है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है आपका, जिसमें आपकी बड़ी मांसपेशियां काम आए, जैसे कि आपको कोई बड़ा चीज़ उठाना है अपने हाथ से। और जो फाइन मोटर स्किल्स होता है उसका मतलब होता है कि आपके फिंगर्स, छोटी मांसपेशियां काम में आती है। जैसे कि आप जो है सब्जी काटते हैं, सुई में जो है आप धागा पिरोते हो, चावल के दाने नीचे गिरे हैं आप उसको उठाते हो, सब हमारे फिंगर से ही है ना। तो हमारा फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में जहाँ पर लार्ज मसल्स जो हैं यूज में है, जैसे कि आप कूद रहे हो, दौड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। क्या ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, तो पेंटिंग करने के लिए तो हमारी फिंगर्स का यूज हो रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं, फाइन मोटर है ये। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, इसमें भी हमारे फिंगर्स का यूज हो रहा है। सुई में धागा डालना, अभी मैंने आपको बताया ये भी नहीं होगा। चलना और दौड़ना, यहाँ पर आपके लार्ज मसल्स काम में आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया था कि फर्स्ट प्राइमरी एजेंट हमारा क्या है सोशलाइजेशन का, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है। परिवार से बेटर और क्या हो सकता है। परिवार जहाँ से हम सबसे पहले सीखते हैं वही तो है हमारा, सबसे पहले समाजीकरण हमारे घर से ही तो होता है ना, तो परिवार। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। द बिलीफ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच ए डॉल्स, कार एटसेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटी इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं। मतलब अगर आप ये सोचो कि कॉपी पेन पेंसिल जो भी खिलौने हैं उनके अंदर भी एक लाइफ है, क्या ये हमारी जीववादी सोच है या फिर हमारी पदानुक्रमित सोच है, केंद्रीकरण है या फिर वर्गीकरण है। जब भी आप किसी भी निर्जीव में आप ये सोचो कि उसके में भी जीव है, मतलब उसके में भी लाइफ है, तो इसको बोलते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादी सोच। ठीक है ना, पहला सही हो जाएगा। एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन देखिए, इसमें कथन और कारण पूछा है कि 4 वर्षीय रिया लंबे, और ये जीन पियाजे से रिलेटेड है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कि रिया सोचती है कि वो ये सोच रही है कि मान लीजिए ये हमारा लंबे, देखिए 4 वर्षीय रिया जो है वो लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। जी हाँ, जीन पियाजे ने बताया है कि एक ऐसे हमारा चौड़ा सा बीकर है, एक पतला है, और दोनों में पहले तो जीन पियाजे ने बोला कि पहले हमने क्या किया, 2 सेम बर्तन ऐसे रख लिए, दोनों में पानी भर दिया, फिर इसी के सामने एक पतला सा लंबा सा बीकर हम ले लिए और इस वाले बीकर का पानी पूरा इसमें उड़ेल दिया बच्चे के सामने में। तो अब बच्चा क्या बोलेगा कि इसमें नहीं, इसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक समय पे ज़्यादा एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है ना, बात एकदम सही लिखी है। कारण इसका क्या दिया है, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। जी हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जहां पर बच्चे जो हैं ज़्यादा एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है ये हमारा, देखिए
इसमें लिखा है कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना। हमेशा से मैंने बताया है, जब भी आपको किसी भी क्यूज संकेत ऐसी चीज़ों से आप बच्चों की मदद कर रहे हैं तो वो आप क्या कर दे रहे हो, बच्चों को स्कैफोल्डिंग दे रहे हो, जिसे हम बोलते हैं पाठ। रेनफोर्समेंट में अवार्ड हम देते हैं, कंडीशनिंग तो होगा नहीं, ना ही कॉग्निटिव एक कॉन्फ्लिक्ट है। सिंपल सी बात है, अगर आप संकेत से सिखा रहे हो इट मीन्स कि आप बच्चों को स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। पहला सही हो जाएगा। अब वाइगॉस्की से क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगॉस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि वाइगॉस्की जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग पे जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। और प्रिंट लर्निंग तो स्किनर का हो गया, रोट लर्निंग तो कुछ ऐसा इन्होंने दिया ही नहीं, ना ही इन्होंने पैसिव लर्निंग। इन्होंने हमेशा बोला है कि जितना ज़्यादा बच्चा कोलैबोरेट करेगा ना उतना ही ज़्यादा सीखेगा। सहयोगात्मक अधिगम पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें पहले हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। कोहलबा के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो ये कौन सा लेवल है जहां पर आप जो है अपने व्यवहार के मतलब हमारा व्यवहार का रिजल्ट क्या होगा उसके बजाय दूसरे क्या चाहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो ये जो है हमारा होता है कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, जिसे हम परंपरागत चरण बोलते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण, ठीक है, तीसरा सही हो जाता है। तो जब भी अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि जहां पर अगर, क्योंकि इसको ना बदल बदल कर पूछता है सीटेट, जब भी कहीं पर भी लिखे कि आप अपने बजाय अपने पे ध्यान देने के बावजूद मतलब बजाय आप दूसरों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ये कौन सा चरण है? परंपरागत, कन्वेंशनल, ठीक है। चलिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है? क्या यह परीक्षा केंद्रित होता है? जी नहीं। क्या यह पाठ्य पुस्तक? बिल्कुल भी नहीं। क्या यह शिक्षक केंद्रित? जी नहीं। ये होता है विद्यार्थी केंद्रित। एक बात याद रखना, बाल केंद्रित से अच्छा वर्ड आपको कभी नहीं मिलेगा। कहीं पर भी अगर कुछ भी लिखा हो, चाहे कितने भी अच्छे अच्छे ऑप्शन हो, बट अगर कहीं पर भी लर्नर सेंट्रिक विद्यार्थी केंद्रित है, उससे बेस्ट आंसर कभी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। प्रगतिशील कक्षा में हम बच्चों को केंद्र में रखते हैं, ना कि विद्यालय, ना कि शिक्षक को। चलिए अब ये देख लेते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है, मतलब काउंसलर है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? मतलब रेनू क्या है? एक काउंसलर है, और एक इफेक्टिव काउंसलर होने के लिए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार उसके पास इन चारों में से कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, एक ट्रिक से बता रही हूँ, याद रखिएगा हमेशा। पहले तो इसका राइट आंसर है इंटरपर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल में ना हम दूसरों की बातों को जानते हैं, और इंट्रापर्सनल में आप खुद के बारे में जानते हो। ये दो डिफरेंस है। जो आप इन दोनों के बारे में ये डिफरेंस अपने कॉपी में नोट कर लो। हर बार पूछता है कि दूसरों के बारे में जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो होता है इंटरपर्सनल। और काउंसलर जो है उनके अंदर इंटरपर्सनल होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों के बारे में जान पाएंगे। और इंट्रापर्सनल मतलब अपने बारे में, ठीक है ना। तो इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। वैसे इंग्लिश वाला याद रखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। ये हमारा एनईपी से क्वेश्चन है 11। देखिए इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो आप, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें हमेशा से बच्चों को, अभी आज मैं सुबह में ही पढ़ा रही थी आपको टैग वर्ड्स में, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग कीजिए। चौथा सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए, अपने भाई की तरह। तो वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। तो ये तो एक तरह से रूढ़िवादी सोच है, इसमें और क्या कहें। ये तो तुरंत है, आपने क्या कर दिया, आपने लिंग रूढ़िवादिता कर दिया। मतलब कि लड़का है तो फुटबॉल खेलेगा, लड़की है तो डॉल से खेलेगी, ठीक है। तो ये क्या है,
क्या ये जेंडर भूमिकाओं में लचीलापन है? जी नहीं। क्या ये इक्वालिटी की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये प्रासंगिकता की बात? नहीं। ये एक रूढ़िवादी सोच है, लिंग रूढ़िवादिकता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। और ये तो आप सब जानते ही हैं, ऐसा क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तीसरा सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं 13। इसमें देखिए लिखा है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। मैंने हमेशा से बताया है कि हमको कभी भी बच्चे को लेबल नहीं करना है, उनको कैटेगराइज नहीं करना है कि ये कमजोर है, ये तेज है, ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो पढ़ लेते हैं। क्या ये अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा? बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिविटी आती है। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना। जी हाँ, इससे बच्चों के अंदर ना, दूसरे जो बच्चे होंगे उनके अंदर हीन भावना आती है और उनको ऐसा लगेगा कि हम अच्छे नहीं हैं पढ़ने में। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एक सकारात्मक रणनीति है। बिल्कुल भी नहीं, ये सकारात्मक नहीं, ये तो नेगेटिव है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बिल्कुल डालेगा। बच्चे का आत्मसम्मान बिल्कुल भी गिर जाएगा, वो क्लास में बोलना बंद कर देगा। तो ये एक बहुत गलत चीज है जो कि हमें कभी नहीं करना है। इससे बच्चों के समूह में हीनता आती है और सीखने की लाचारी को आप जन्म देते हो। तो इन्फीरियोरिटी हमें कभी भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, आप तो जानते ही हो कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। सतत व समग्र मूल्यांकन, जिसमें आप बच्चे का हर दिन मूल्यांकन करते हो, उनकी कमियों के बारे में जानते हो, फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार पहले आप इंग्लिश वाला देख लीजिए ताकि हम फुल हिंदी देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्या है? क्या ये विद्यार्थियों के एक दूसरे से तुलना करना है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम तुलना नहीं करते हैं, हम हर इंडिविजुअल बच्चे का देखते हैं। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। जी हाँ, देखिए सतत व समग्र मूल्यांकन, समग्र का मतलब होता है होल। आपने बच्चे के होल डेवलपमेंट के लिए जो भी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उसके आकलन के सभी पहलुओं को आप शामिल कर रहे हो। ठीक है, ये केवल वाला वर्ड नेगेटिव होता है। मैंने आज टैग वर्ड्स में बताया है, कभी सही नहीं होगा ये। साल के अंत में बच्चे का मूल्यांकन करना, कभी भी जो साल के अंत में हम जो मूल्यांकन करते हैं ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमें तो हर दिन मूल्यांकन करना है, जो कि सतत व समग्र मूल्यांकन में ही आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? देखिए, हमेशा से मैंने बताया है कि समेटिव असेसमेंट आप साल के अंत में 6 महीने पे मूल्यांकन करते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है कि आप अक्सर जांच करते हैं। तो अक्सर जांच हम तभी तो करेंगे जब हम हर दिन जांच कर रहे हो, और उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। तो यही हम कर रहे हैं। ये स्टैंडर्डाइज, जिसे हम मानकीकृत बोलते हैं, ये गलत होता है, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ये भी नहीं। अगर आप अक्सर जांच कर रहे हो, हर दिन जांच कर रहे हो, तो इसी से पकड़ लिया होगा आपने रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ये होता है जहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ साथ आपने जो मतलब अलग से बच्चे होते हैं, जिसमें तेज वाले भी हो सकते हैं, विकलांग बच्चे भी हो सकते हैं, सभी को आप शामिल करके पढ़ा रहे हो। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होनी चाहिए? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। जी हाँ, हर बच्चा अलग होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। सही है। केवल वर्ड वाले हमें पहले ही काट देना, कभी सही नहीं होता है। केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है, कभी भी सही होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी लिखा हो। बच्चों को उनकी एकेडमिक क्षमता के आधार पर पहचानो, अलग करो। लेबल थोड़ी ना करना है हमें। खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग, ये कहीं पर भी ये जो अलग वर्ड लिखा होता है ना, ये हमेशा से गलत होगा। हमें बच्चे को कभी भी अलग नहीं करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आप बच्चों की जरूरतों को पता लगाओ और उनका ख्याल रखो, ना कि उनको अलग करो। पहला सही है। चलिए 17 वाला आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि विविध समूह के
विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो चलो देख लेते हैं। विविध समूह है, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, तो क्या हमें ध्यान में रखना है? तो हमको हर विद्यार्थी को स्वीकारना है, आज ही मैंने टैग वर्ड में बताया है, और सम्मान देना है, बिल्कुल सही है। और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना कभी भी नहीं, ये एक हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। और जो लोग सुबह की मेरी हिंदी की टैग वर्ड्स वाली वीडियो देखे हैं ना, यकीन मानिए आप सारा क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लोगे। वो हिंदी का है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये बात गलत है, अनदेखा नहीं करना। दूसरा हर हाल में गलत है, जहां जहां दूसरा है उस ऑप्शन को ही उड़ा देते हैं। यहाँ दूसरा खत्म, यहाँ पे दूसरा खत्म, दो ही ऑप्शन बचा है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, यस, जितना ज्यादा हो सके बच्चों का कम्युनिकेशन होना चाहिए। अप्रत्यक्ष निर्देश दो, हमको प्रत्यक्ष निर्देश देना है, अप्रत्यक्ष नहीं, गलत। विद्यार्थियों का स्वायत्त व लचीलापन देना, जी हाँ, जितना ज्यादा हो सके बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ठीक है ना, ताकि वो एक्सेप्ट कर पाए। पांचवा सही होगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, वही मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्नॉलेज करना है एंड रिस्पेक्ट करना है हर बच्चे का, और मेंटेन करना है ताकि बच्चा कम्युनिकेट करे, और हमको इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। हमें क्या करना है, बच्चों को ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, तो तीसरा सही हो जाएगा। 18, देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। आप मतलब फोकस करो कि विजुअल प्रेजेंटेशन पे। एक बात बताओ, उसको तो देखने में ही दिक्कत है, और आप विजुअल प्रेजेंटेशन करके क्या कर लोगे? उसे तो वैसे भी दिक्कत हो रही है ना देखने में, तो हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल, जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके टैक्टाइल आपको मटीरियल का यूज करना है, जिससे कि बच्चा छू कर महसूस करके सीख सके, ठीक है ना, तो दूसरा सही हो जाएगा। बहुत सी मूक फिल्में, बिल्कुल गलत, उसको दिखाई देने में दिक्कत है, आप उसको फिल्म दिखा रहे हैं। बहुत सी, फिर से वही कि आप बच्चों को लॉट ऑफ स्ट्रक्चर वर्कशीट विद पिक्चर्स दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को हमको ऑडियो बुक्स, मतलब और जिससे बच्चा सुन के सीख सके, टच करके सीख सके, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? मतलब डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। आपको संप्रेषण करने में दिक्कत आ रही है, आपको अंतःक्रिया करने में दिक्कत आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये ऑटिज्म है, ADHD है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है? सबसे पहले हम क्या खत्म करेंगे, ये डिसलेक्सिया, क्योंकि इसका मतलब होता है पढ़ने में दिक्कत। डिसकैल्कुलिया इसका मतलब होता है गणित में आपको दिक्कत आएगी। अब इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑटिज्म होगा कि अटेंशन डेफिसिट वाला होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, स्कोर आप सभी को बताना है। तो इसको बोलते हैं स्वलीनता, ऑटिज्म। देखिए, ऑटिज्म का मतलब होता है ना कि ऐसे बच्चे जो अपने में ही लीन रहते हैं, ज़्यादा दूसरों से बात नहीं करना चाहते हैं। तो यहीं पे तो पूछ रहा है, जो अंतःक्रिया नहीं, इनको बहुत दिक्कत आती है दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने में। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है कि कोई भी काम को आप लगातार नहीं कर सकते हो। 2 मिनट बैठोगे पढ़ने के लिए और आपका मन तुरंत विचलित होने लगेगा कि अरे कुछ और काम कर लेते हैं, मतलब आपको अटेंशन करने में दिक्कत आती है। तो पहला सही हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वो बनाएं। इसके माध्यम से वो बच्चों में क्या बढ़ावा देना चाहती है? ये तो बहुत आसान है। जब भी अब कभी भी ना हम बच्चों को एकदम खुद पूरी छूट दे के कहें कि बच्चों तुम्हारे मन में जो आए ना वो बना डालो, तो हम क्या कर रहे हैं? क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, सृजनात्मकता को। रोट, रटवाना, नॉन कॉपरेशन, इनडिसिप्लिन, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। हम इससे सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला सही हो जाएगा। चलिए ये रहा हमारा 21। इसमें देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। बचपन के प्रारंभिक सालों में किस विकास पर हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मतलब जो बच्चों का स्टार्टिंग फेज होता है ना, तो आप इनमें से किस पे फोकस करोगे? शारीरिक कौशल, जी हाँ। सामाजिक कौशल भी करोगे आप,
संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, संवेगात्मक कौशल पे भी करोगे, इमोशनल स्किल्स पे, बट अमूर्त तर्क पे हम नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो अमूर्त चीज़ों पे तर्क नहीं कर सकता है ना, जो उसके सामने चीज़ें होंगी उसी पे तो करेगा। मूर्त तरीके से करवाइए, ना कि अमूर्त। ये 5वां छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट, और इतना अच्छा ये वर्ड है क्योंकि इसका मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। तो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना हम किसको बोलते हैं? तो चलिए देखते हैं किसको कहते हैं। क्या आप यहाँ पर जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, मतलब रिफर्स टू द स्टोरेज एंड रिट्रीवल? जी नहीं, हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से हम नहीं करते हैं रचनावादी क्लासरूम, ठीक है। दूसरा है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा। अगर आपने टैग वर्ड्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने हमेशा से बताया है, ये जो अन्वेषण वर्ड है ना और ये अंतःक्रिया अपने आप में इतना अच्छा वर्ड है कि इसके अलावा शायद कुछ सही भी ना हो। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन, अंतःक्रिया का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके, तो यही तो होता है रचनावादी कक्षा। तो दूसरा सही हो जाएगा। इनाम व सजा का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही हम बच्चों को बार बार एक ही प्रैक्टिस करने को देते हैं। सब खत्म, बस दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 23। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए। अभी हम लोगों ने किया, जहां पर भी आप इशारे दे रहे हो, ठीक है, वो हमेशा से संकेत दे रहे हो, जैसे हम क्या बोलते हैं क्यूज, अभी मैंने आपको बताया। तो हम क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग तो देते हैं ना, पाड़ जिसे बोलते हैं। तो ये इशारा वर्ड आपको ध्यान में रखना है हिंदी में, और इंग्लिश में आपको ये क्यूज, एक मिनट, हाँ, इंग्लिश में आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना, इस वाली लाइन पे। तो आप एक बार ये लिख ही लो कि इसको बोलते हैं पाड़। पहला सही हो जाएगा, आसान सा था, 2 क्वेश्चन एक ही जैसा पूछ लिया है। 24 देखिए, लिखा है कि कथन में कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, ठीक है। और क्या बात सही है? जी हाँ, हमको कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेने चाहिए, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगॉस्की ने भी बोला है कि जितना ज़्यादा आप समाज को कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाओगे ना, बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो दोनों बातें सही हैं, पहला सही हो जाएगा। इंग्लिश वाला भी एक बार देख लीजिए। टीचर क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है एग्जाम्पल्स को, इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू मेक द क्लासेस इंटरेक्टिव, ठीक है। तभी तो आप क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमको एग्जाम्पल्स लेने चाहिए पर्यावरण से ही, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, समाज संस्कृति से ज़्यादा सीखता है। रीज़न भी सही है। 25 निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? इन चारों में से बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। समस्या को सही से पहचानना, ये कोई बाधा नहीं है। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करो, एकदम क्लियर तरीके से परिभाषित कर दो, ये भी कोई बाधा नहीं है। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, मतलब कि मैंने पास्ट में ये वाला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया था, तो इससे तो हम आसान कर रहे हैं, ये कोई बाधा नहीं है। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर ही स्थिर रहना। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो एकदम रिजिड होते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं कि नहीं, ये कन्वेंशनल मैनर है, बहुत पुराने तरीके से चलता आया है, मैं यही चीज़ फॉलो करूंगी, इससे हट के कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती है। तो 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। फिर से एजर्शन एंड रीजन। चलिए देखते हैं क्या चीजें सही हैं। पहला लिखा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों को असफलता को दर्शाती है। एकदम गलत। हमेशा से मैंने बताया है कि बच्चे की जो गलती होती है ना, उससे पता चलता है कि बच्चा कुछ सीख रहा है, ना कि असफल हो रहा है। गलत। इसका तर्क क्या दिया कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। बिल्कुल गलत। बच्चा खुद से सोच सकता है, ठीक है ना। यहीं पर इन्होंने स्टेटमेंट ही गलत लिख दिया कि नहीं होती है। दोनों की दोनों बातें गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। अब हम 27 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, देख सकते हो आप, काफी स्पीड में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 27। निम्न में से कौन सा भाव नहीं है, कौन सा इमोशन नहीं है? मेमोरी, एंगर, लव, फियर। ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन से ही आप समझ गए होंगे। देखिए, इमोशन का मतलब फीलिंग होती है,
क्रोध भी तो एक भाव है, प्यार भी तो एक भाव है, डर भी एक हमारा भाव है। मेमोरी हमारा कोई भाव नहीं है, मतलब स्मृति। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, पहला सही हो जाएगा। चलिए 28, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जिसे हम आंतरिक बोलते हैं, और एक होता है हमारा बाह्य। देखिए आंतरिक का मतलब होता है कि आप कोई भी काम, जैसे कि अभी आप पढ़ाई किसी लालच में नहीं कर रहे हो कि सीटेट का एग्जाम निकल जाएगा तो मेरे घर वाले मुझे गिफ्ट दिलाएंगे। आप इसलिए कर रहे हो कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे हर हाल में पास करना है। और वहीं पर अगर आपको कोई बोले कि तुम अगर सीटेट का एग्जाम पास कर लोगे तुमको स्कूटी मिल जाएगी, तो ये एक लालच है जो कि हमारा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये तो अच्छी चीज़ है। आंतरिक अभिप्रेरणा हमें हमेशा से बढ़ावा देना चाहिए। एक प्राथमिक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों में इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो चलो देख लेते हैं 28, बताइए आप लोग राइट आंसर। पहला लिखा है कि हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके। जी नहीं, हमें हमेशा ना प्रशंसा करनी चाहिए, बट अगर आप हर काम पे ये प्रशंसा करने लगोगे तो बच्चे तो चढ़ जाते हैं ना, फिर वो काम ही नहीं करेंगे। दूसरा है अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके। दंडित हमेशा से नेगेटिव है, कभी भी हमको बच्चों को दंड नहीं देना है, खत्म, ये यहीं पे। ना ही हमको बच्चों में कंपटीशन को बढ़ावा देना है, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। देखिए अगर आप कोई भी टफ काम हो, इजी काम हो, अगर बच्चे को मजा आ रहा है ना उसमें, तो बच्चा वो काम करेगा अपनी खुद की खुशी से। तो 4 हमारा ये, देखिए ये एग्जाम्पल है, मतलब इस तरीके से हम बढ़ावा कर सकते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा को। तो अगर मैं टीचर हूं तो मैं ये काम जरूर करूंगी कि बच्चे को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि आंतरिक अभिप्रेरणा को हम बढ़ावा कर सकें। तो चौथा सही हो जाएगा। देखिए आप सब लाइक शेयर नहीं करते हो, प्लीज आज कम से कम 1000 लाइक्स तो कर ही दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या है? जो बच्चे का ओवरऑल फिजिकल, मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड लर्निंग, क्या ये इफेक्ट नहीं करता है? मतलब क्या ये बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, उसको फैसिलिटेट करता है। देखिए ये फैसिलिटेट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड होता है। बच्चे का जो समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करता है, ये सुसाधित करता है, फैसिलिटेट करता है। चौथा सही हो जाएगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 30। हम लोगों ने पूरे 30 क्वेश्चन किए हैं आज। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरे नंबर नहीं आए, बट यस मैं इसमें अच्छा नंबर ला सकती हूँ। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? मतलब सी इज एट्रीब्यूटिंग हर परफॉर्मेंस टू, वो किसको कर रही है? क्या वो एनवायरमेंट फैक्टर को कर रही है, लैक ऑफ एबिलिटी को, लैक ऑफ एफर्ट, या फिर टफ लक? आसान सा क्वेश्चन है, लैक ऑफ एफर्ट, क्योंकि उसने क्या बोला कि मैं अच्छा प्रदर्शन तो कर सकती हूँ बट मैंने पढ़ाई ही नहीं की। इसका मतलब एफर्ट की कमी है, उसने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। तो यही तीसरा सही हो जाएगा, कोशिश की कमी है, तीसरा सही हो जाएगा। तो ये सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया, वो भी 27 मिनट में। आप सोचिए, मतलब 30 क्वेश्चन और मिनट भी कम है। मैंने कोई 1 घंटा आपका नहीं लिया है। कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।